नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जब दिल मिले तब गुल खिले, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये सेकंड और लास्ट एपिसोड है और पहला पार्ट आप लोगों ने सुना। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं नीलम रियासत का एक और नावल मैंने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है बुक्स फॉरएवर चैनल पर। आप लोग जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं और वो वैसे ही ज़बरदस्त है जैसे नीलम रियासत के बाकी सारे नावल्स हैं। और इसके अलावा एक और नावल है जो कि जब वो ख़त्म होगा, एक लफ्ज़ मोहब्बत, उसके बाद मैं वहाँ पर स्टार्ट करूँगी बुक्स फॉरएवर चैनल पर ही। तो आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ जाकर आप लोग सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक दे देती हूँ उस नावल का। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल की इस लास्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। ड्राइवर उन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। हारून घर से निकलने से पहले भी फ़ोन पे ही मसरूफ़ था और इस वक्त भी फ़ोन पे ही था, मगर वो अपने बराबर बैठी अपनी बीवी से भी बाखबर था, जो खिड़की के शीशे से सर लगाए हारून को मुकम्मल इग्नोर किए मुसलसल बाहर देख रही थी। शानज़े की आंखों में नमी थी। उसने सभी को इब्राहिम के हवाले से हज़ारों हदायत दी। पहली दफ़ा उसे यूँ आलमोस्ट अजनबी लोगों में छोड़ रही थी। दिल का घबराना और उदासी नॉर्मल चीज़ें थी, मगर अभी उसके जहन में इब्राहिम तो था ही, पर वो भी थी जो सारी शाम उसके पहलू से लगी बैठी थी। अपने सब कज़न्स और पुफियों को बार बार बताती कि शानज़े उसकी मम्मी है। हकीकत ये थी कि उस मोहनी सूरत और फूलों जैसी बातें करने वाली ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। इब्राहिम ने तो आराम से बोल दिया था, मम्मी बेस्ट ऑफ लक एंड एन्जॉय योर ट्रिप, डोंट इवन वरी अबाउट मी, आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। और फिर वो थी जो बार बार उसके गले में बाहें डालकर जल्द लौट आने के वादे ले रही थी। साथ साथ ये बावर करवाती जा रही थी कि वो शानज़े को कितना मिस करेगी। रोज़ वीडियो कॉल पे बात करने के वादे, इतने सारे चॉकलेट्स लाने के वादे। अगर तो कोई बड़ी उम्र का फ़र्द होता या टीनेजर ही सामने बैठकर वो ये सब कहता जो शानज़े से जरी ने कहा, तो वो बड़े आराम से कहती कि भाई ये ड्रामेबाजी बंद करो, अभी पहली दफ़ा हम मिले हैं, ये फर्स्ट साइट लव का सीन कैसे हो गया। मगर वो सिर्फ 3 साला बच्ची थी। ये सोच सोच कर शानज़े का दिल डूबा जा रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची ड्रामे नहीं कर सकती। बस ऐसा लग रहा था कि दिल उधर घर पे ही रह गया हो। हारून की तेज़ आवाज़ ने उसे सोचों से बाहर खींचा, जो कि फ़ोन पे ही लगा किसी को बुरी तरह डांट रहा था। ओ यार, अब पता नहीं तुम्हारी अकल मोटी है या कि मुझे अपनी बात समझानी नहीं आती। अपने बाप को बीच में मत लाओ, क्योंकि ये जो तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम ज़्यादा दिया गया था, ये सिर्फ तुम्हारे वालिद साहब के नाम को ही दिया था। और तुम्हारा 1000 का नुकसान हो या लाख या करोड़ का, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे उसी म्यार का माल चाहिए जिसका ऑर्डर दिया था। तुम अगले हफ्ते तक माल दे सकते हो तो ठीक, वरना हमारा और अपना टाइम बर्बाद ना करो। और अब मुझे फ़ोन मत करना, जो बात हो मेरे स्टाफ से करो, बाय। फ़ोन बंद करके सेट पे फेंका। उसके चेहरे पे गुस्सा और बेजारी छलक रही थी, मगर जब उसने अपने बालों में हाथ चलाकर गहरा सांस भरकर शानज़े की जानिब देखा, तासुरात बदल चुके थे। मगर शानज़े ने कुछ भी कहे सुने बगैर दोबारा बाहर देखना शुरू कर दिया। उनको ड्रॉप करके ड्राइवर वापस रवाना हो गया। सिक्योरिटी और चेक इन के तमाम मराहिल उसी खामोशी से तय हुए। दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। बोर्डिंग के वक्त फिर वो खिड़की की जानिब बैठी। जहाज़ के टेक ऑफ तक वो सब्र से खामोश बैठा रहा। जब एक दफ़ा जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुआ, वो भी सीधा हो गया। हाँ भाई, अब क्या ये सारा वक्त यूँ मुँह फुलाकर ही तय करना है? शानज़े ने उसका हाथ चटका। हारून, तंग ना करो, मैं पहले ही उदास हूँ। हारून ने एक दफ़ा फिर उसके गाल के नीचे रखा, उसका हाथ खींचा। उदासी की वजह क्या है? शानज़े ने गर्दन मोड़कर घूरा। हाँ, जैसे तुम्हें ही तो मैं बताऊंगी ना अपनी उदासी की वजह। वो मुदर सा मुस्कुराया। टेक्निकली तो अब सिर्फ मुझे ही बताई जानी चाहिए। क्या इब्राहिम की वजह से उदास हो? हारून के सवाल पे उसने नफ़ी में गर्दन हिलाकर उसे हैरान किया, जिस पे हारून ने फिर पूछा, तो फिर? हारून, इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, या फिर ऐसा करो अपना ऑफिस का काम कर लो, प्राइवेट एयरलाइन है, फ़ोन इस्तेमाल करने देते हैं। इतना कहकर उसने अपनी सीट पीछे को की और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टे का पल्लू डालकर नीम दराज हो गई। हारून समझ न सका, आया ये मशवरा था कि तंज का तीर फ़ौरन उसके चेहरे पर से पल्लू हटाया। किस कदर जालिम औरत हो यार, सारी रात सोती रही थी, दिन के 12 बजे सोकर उठी थी, अब फिर तुम्हें नींद आ रही है।
मैं भी तो हूँ, सुबह 6 बजे से जाग रहा हूँ, सारा दिन मसरूफियत में गुजरा। इस वक्त इतनी थकन हो रही है, पर फिर भी तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ और तुम्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं। शानज़े ने ज़िद चोकर दांत पीसे। हारून, इस वक्त टाइम जानते हो क्या हुआ है? सुबह के 4:30 हो रहे हैं, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है और मैं थकी हुई भी हूँ। उसने एक दफ़ा फिर दुपट्टा सीधा किया। तुमने किया ही क्या है सारा दिन जो थक गई हो? सिर्फ जरी को गोद में लिए बैठी रही हो। हारून की बात पे उसने शिकवे से उसे देखा। हारून, तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम मेरे और जरी के साथ किया है उस पर तुम्हें डूब मरना चाहिए? हारून ने भवें उचकाकर उसकी आंखों में देखा। लड़ने के लिए ये जगह इंतहाई गैर मौजू है। ऐसा करो, सो जाओ, तुम वाकई थकी हुई हो। शानज़े ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कमीने मकार आदमी, मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें उठाकर जहाज़ से बाहर फेंक दूँ। हारून ने अपने कहके का गला घोंटा। समझ जाओ फिर मैं क्यों लड़ाई वाली बातों से परहेज़ कर रहा हूँ। शानज़े ने एक झटके से दुपट्टा चेहरे पर डाला। अब वो मज़ीद कोई बात ना करना चाहती थी, और फिर हुआ ये कि जो सोना चाह रही थी उसे तो नींद ना आई, और जो ये दावा कर रहा था कि नींद आई ही नहीं है, वो कब नींद की वादियों में उतरा खुद उसे भी मालूम ना हुआ होगा। शानज़े ने रिमोट लेकर उसकी सीट पीछे को धीरे धीरे करके लिटा दी ताकि आराम से सोता रहे। साथ ही एक चादर खोलकर उसके ऊपर फैला दी। लंबा चौड़ा वजूद उस वक्त जीन्स पे वाइट कॉटन की शर्ट के साथ ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुए था। दोनों बाजू सीने पे बांधे, थोड़ा सा मुंह खोले, हल्के हल्के खराटे भर रहा था। बाल जो सारा दिन एक मखसूस स्टाइल में नज़र आ रहे थे, इस वक्त लापरवाही से पेशानी पे बिखरे हुए थे। शानज़े बहुत देर तक खामोश नज़रों से उसके नकूश और हुलिये का जायज़ा लेती रही। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि हारून ने नींद से भरी आंखों को बामुश्किल खोलकर एक लम्हे को उसकी तरफ देखकर कहा, शानज़े, अब इतनी गौर से भी ना देखो कि मैं सो भी ना पाऊँ। साथ ही दूसरी तरफ करवट लेकर फिर गाफिल हो गया। शानज़े का मुंह हैरत से खुला। सोते में फरिश्तों ने आकर बताया कि मैं देख रही हूँ। दूसरी जानिब से आने वाले जवाब पे उसका जी चाहा कोई भारी चीज़ उठाकर उसके सर पे मारे, जो कह गया कि फरिश्तों ने तो नहीं, अलबत्ता मेरे दिल ने बता दिया कि कोई मुझे बड़े प्यार से देख रहा है। शानज़े कुछ भी कहे बगैर उसके तरफ से रुख मोड़कर बैठ गई। एयरपोर्ट से बाहर आने पर एक बावर्दी ड्राइवर हारून के नाम का कार्ड उठाए इंतज़ार में खड़ा था। हारून के करीब आकर सलाम लेने पर ड्राइवर खुश इखलाकी से सलाम का जवाब देकर हारून के हाथ से सामान वाली ट्रॉली लेकर आगे बढ़ गया। वो दोनों भी साथ ही थे। एक दफ़ा होटल के कमरे में पहुंच गए। वेटर सामान रखने के बाद टिप लेकर रवाना हुआ तो शानज़े ने हारून की जानिब देखा। क्या मुझे एक घिसा पीटा सवाल करना चाहिए? हारून ने उसे गौर से देखा। कैसा सवाल? शानज़े ने आंखें मटकाई। यहीं के हारून साहब, क्या 2 जवान और अजनबी लोग एक कमरे में इकट्ठे रहेंगे? हारून का कहका ज़िंदगी से भरपूर था। साथ ही उसने बाजू फैलाकर स्वीट की तरफ तवज्जो दिलाई। माय लेडी, आप जैसी जंगजू मेरी जवानी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, यही सोचकर मैंने पूरा स्वीट बुक करवाया है। शानज़े हंसती चली गई। दोनों ने फ्रेश होकर कपड़े वगैरह बदले, नीचे जाकर ज़बरदस्त सा लंच किया और होटल की गाड़ी पे दोनों 1-2 सियाही मकामात पर गए, जहाँ की बहुत सी तस्वीरें ली। रात को यूं ही साहिल समंदर पर चहलकदमी करते हुए बातें करते रहे। तुम्हारी मालूमात से तो ऐसा ही लगता है कि काफ़ी आते जाते होगे। हाथ में कपड़े के पकड़े कैन में से सिप लेते हुए हारून ने सामने से गुजरते जोड़े को देखा, पर सुन वो शानज़े को ही रहा था। कहाँ यार, जब से बिज़नेस के बखेड़ों में पड़ा हूँ ये पहली दफ़ा हुआ है कि 2 वीक मुसलसल ऑफ रह रहा हूँ, वरना तो मेरी रूटीन किसी बाजे जैसी ही रही है। एकदम बोर, कोई बहुत हुआ तो महीने में एक अदद डेट मार ली बस। शानज़े ने लब ओह की सूरत में वाह हुए। ओह, हारून खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। सबसे अच्छी डेट कौन सी थी और सबसे बुरी कौन सी? शानज़े के अगले सवाल पे उसने गौर से उसे देखते हुए पूछा। आर यू श्योर कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? शानज़े उसकी शरारत समझ रही थी, इसलिए बोली। हाँ, दुख तो बहुत होगा, मगर सच जानना भी ज़रूरी है। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। ना ना ना, मैं कोई ऐसी बात हरगिज़ नहीं कर सकता जिससे मेरी जान को तकलीफ़ हो। शानज़े ने रेत से मुट्ठी भरकर उसके ऊपर उछाल दी। ड्रामेबाज इंसान, खबरदार जो मेरे लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए। हारून ने सदमे से अपनी प्लेन वाइट शर्ट को देखा। रेत उसके सीने तक जाकर गिरी थी। यू आर वन डेंजरस वूमेन। साथ ही वो अपने जूते उतारने लगा। खैर, ऐसी गुस्ताखी में बर्दाश्त नहीं करता, ख़ास करके जब एक जालिम हसीना की तरफ से की गई हो। सो बेबी, लेट्स गो फॉर अ स्विम।
शानजे ने मज़े से नफ़ी में सर हिलाया। सोचना भी मत, इतनी सर्दी में खुले पानियों में नहाकर मरना तो नहीं। हारून जूतों के बाद अब जुराबें उतार रहा था। शानजे की बात पे कहका लगाया। पाकिस्तान में थी सर्दी, इधर नहीं है। इनफैक्ट स्विमिंग के लिए बड़ा शानदार मौसम है। डूबते हुए सूरज के आखिरी पलों की रोशनी आसमान को और भी खूबसूरत बनाए हुए थी। गेट अप शानजे। अब वो अपनी जीन्स के पौंचे फोल्ड कर रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कभी भी इस तरह पानी में नहीं जाऊँ। वो अपनी जगह उठकर खड़ा हो गया। तो किस तरह जाओगी? हारून को घूरते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। तुम चले जाओ पानी में, मैं उधर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। पार्किंग की तरफ इशारा करके आगे बढ़ी ही थी कि हारून ने पीछे से बाजुओं के घेरे में लिया और पानी की तरफ चल पड़ा। पड़ता है हारून, छोड़ो मुझे। खबरदार जो मुझे ज़बरदस्ती पानी में लेकर गए। हारून का चेहरा उसके कान के करीब था। हंसते वो बोला, जल्दी कर लो जो भी अपने दफ़ा में एक्शन लेना चाहती हो, क्योंकि पानी करीब आ रहा है। वो हाथ पांव मारकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश पूरी कर रही थी। हारून, अगर तुमने मुझे ना छोड़ा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। हारून का कहका फलक शगाफ था। मैंने तलाक का हक तुम्हें दिया ही नहीं। निकाहनामा फॉर्म्स के मुताबिक तलाक का हक सिर्फ मेरे पास है। शानजे ने उसके बाजू पे अपने नाखून गाड़ दिए। हारून, मुझे नीचे उतारो वरना मैं बता रही हूँ कमीने इंसान, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अभी ठिठाई से मुस्कुराता आगे ही बढ़ रहा था। पानी हारून के घुटनों तक आ गया था। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। हारून, मुझे तैरना नहीं आता। मैं अब इतना भी बेहिस नहीं कि तुम्हें डूबने दूँ। साथ ही उसे सर तक आती गहराई वाले पानी में फेंक दिया। शानजे की चीख निकली थी और फिर वो पानी में 2-4 गौते खाकर गुस्से से बेहाल होती तैरने की नाकाम कोशिश में बार बार पानी में जा रही थी। वो एक ही डाइव में उसके करीब आया, धीरे से थामकर उसे अपने साथ लगाया। थोड़ी ही देर में उसकी सांस फूल चुकी थी। उसने सख्ती से हारून की शर्ट गिरेबान से थाम ली। तुम्हें तो वाकई तैरना नहीं आता। शानजे ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरा और अपनी दोनों मुट्ठियों में उसके बाल भींच लिए। कमीने इंसान, तो मैं क्या झूठी बकवास कर रही थी? हम मैं इन गीले कपड़ों में के साथ होटल तक कैसे जाऊंगी? हारून ने बाल छोड़ने को नहीं बल्कि पानी में डुबकी खाकर खा गया। खुद ब खुद बाल छूट गए, बल्कि वो फिर आवाज़ भागता से होकर चिल्लाई। हारून उसकी पुश्त की जानिब खड़ा हुआ और उसका हाथ थामकर किनारे की जानिब ले आया। जब पाँव के नीचे रेत आ गई, उसने शानजे का हाथ छोड़ दिया। यहाँ बैठकर अपनी सांसें हमवार करो, मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ। और वहीं शानजे की आंखों के सामने ही पानी में डाइव लगाकर अपने लंबे बाजुओं की मदद से तैरता मिनटों में दूर निकल गया। उसके कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके थे। लाइट स्किन ट्राउज़र पे बटनों वाली सफ़ेद सिल्क की शर्ट पहने रखी थी। गले में डाला स्कार्फ नुचड़कर अच्छी तरह सीने पे फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती पानी से बाहर आ गई। हारून के जूते वहीं रेत पर पड़े थे, जिन्हें उठाकर उसने दूर पानी में उछाल दिया और हारून का इंतज़ार किए बगैर ड्राइवर के साथ होटल वापस आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके नहाकर चेंज किया। घर फ़ोन करके इब्राहिम और जरी से बात की। अब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। उसने अपने कमरे के पर्दे बराबर किया और सोने के लिए लेट गई। जल्दी नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। न जाने कितनी देर सोई होगी कि तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ पे आंख खुली। कमरे की सारी लाइट्स ऑन थी। टीवी ऊंची आवाज़ पे चल रहा था और वो जिसकी वजह से वो दरवाज़ा लॉक करके सोई थी, गीले बालों को तौलिए से रगड़ने के बाद ड्रेसिंग के सामने खड़ा बना रहा था। तुम अंदर कैसे आए? एक लम्हे को उसने गर्दन मोड़कर शानजे को देखा और ब्रश से दरवाजे की सिमत इशारा किया, पर दरवाज़ा तो लॉक था। अब वो ब्रश रखकर मुड़ा और दूसरी तरफ आकर बेड पे ढेर हो गया। हाँ, तो लॉक खोल कर ही आया हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इत्मीनान से कहते हुए साइड दराज से इंटरकॉम उठाकर डिनर मंगवाया। हारून के परफ्यूम और शैम्पू की खुशबू ने कमरे को अपने घेरे में लिया हुआ था। हारून, तुम यहाँ से जाओ। वो जो रिमोट से चैनल बदल रहा था उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। होंठों पे बड़ी दिलकश हंसी थी। डर रही हो? शानजे उसको उठकर सीधी हो बैठी। मुझे पहले ही तुम पे बहुत गुस्सा है, मज़ीद कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगी। अब वो रिमोट एक तरफ रखकर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे था। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ। फजूल के नखरे और गुस्सा खिड़की से बाहर फेंको, बिकॉज वी आर हेयर टू एंजॉय आवर टाइम। अच्छा ये तो सुनो, मैं वापस कैसे आया हूँ? मेरा तो जूता भी पानी पे तैरता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ से 2 अरबी लड़कियाँ गुजर रही थी। मैंने तो एवं कह दिया कि होटल तक लिफ्ट चाहिए, पर वो तो सीरियसली मान गई। मैंने कल उन दोनों को डिनर की दावत दे दी। आई होप यू डोंट माइंड। वो मुसलसल उसे घूर रही थी। मुझे क्या तकलीफ़ होनी है? चाहो तो उनकी फैमिलीज़ को भी इनवाइट कर लो, हो सकता है उनमें से किसी एक का बाप तुम्हें दामाद के तौर पे कबूल कर ले।
हारून के चेहरे पे सदमे की कैफियत थी। व्हाट द फिश, शानजे बीवी हो के दुश्मन, क्या इतना क्या गुजरा समझ लिया मुझे? कहो तो अभी यहाँ लड़कियों की लाइन लगा लूँ। शानजे खुलकर मुस्कुराई। ओह प्लीज़ गो अहेड, मैं ऐसे तारीखी लम्हात कभी मिस करना नहीं चाहूँगी। खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके हो महीने में एक अदद डेट का, और बात कर रहे हो लड़कियों की लाइन लगाने की। हारून ने भौहें अचकाकर उसकी आंखों में देखा। बेबी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हैंडसम मैन। शानजे हंसी तो हंसती चली गई। वैसे तुम एक वक्त में कितनी ढेर सारी गलत फहमियों का शिकार हो। बाहर दस्तक हो रही है, मैं देख लूँ, यकीनन खाना आया है। तुमसे बाद में निमटता हूँ, अभी फ्रेश होकर आओ, खाना खाते हैं। हारून के कमरे से जाने के बाद वो उठकर मुंह धोने चली गई। कुछ भी था, भूख जोर की लगी हुई थी। जब तक वो फारिग होकर बाहर आई, हारून खाना बाहर बालकनी में लगा चुका था। हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी। रात के 11:30 का टाइम था। मसनूई रोशनियों के साथ साथ चांद भी पूरे जौबन पे था। मज़ेदार खाना खूबसूरत पुरसुकून माहौल में खाया, तबीयत शाद हो गई थी। शानजे को खाने के बाद कॉफ़ी की तलब हुई तो बनाने के लिए खुद ही स्वीट में मौजूद छोटे से किचन की तरफ आ गई, जहाँ चाय कॉफ़ी का सामान मौजूद था। एक साथ 2 कप बनाकर बाहर आ गई। हारून वहीं आउटडोर चेयर पे नीम दराज था। शानजे ने कप दिया, जिसे उससे बमा शुक्रिया के वसूल कर लिया। वैसे मैं एक बात बहुत दफ़ा सोच चुका हूँ। शानजे ने अपनी सीट संभालने के बाद सवालिया नज़रों से उसे देखा। यही कि मैंने वली और समन भाभी की शादी पे ही क्यों नहीं तुम्हें गौर से देखा, बल्कि व्हाट अ शेम कि मुझे इल्म ही ना हो सका कि तुम भी इस दुनिया में पाई जाती हो। शानजे ने कंधे अचकाए। हारून, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? हारून ने दूर खला में देखा। ओह यार, टाइम की बचत होनी थी। अब तक हम लोग, उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शानजे ने बीच में टोक दिया। अच्छा बस, ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी याद रखो कि मैं इस वक्त यहाँ अपनी चाहत से नहीं, बल्कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की वजह से मौजूद हूँ। हारून ने कंधे उचकाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल तो हकीकत है कि तुम इधर हो मेरे साथ, एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स टू मी। और तुम मेरा शुक्रिया कब अदा कर रही हो? शानजे धीरे धीरे कॉफ़ी के सिप ले रही थी। शुक्रिया किस लिए? हारून ने वहीं लेटे लेटे अपना रुख उसकी जानिब मोड़ा। तुम्हें सारी रात भूखी सोने नहीं दिया, इतना मज़े का डिनर करवा दिया। शानजे धीरे से मुस्कुराई। खुश फहम होने के साथ साथ शोधे भी रज के हो। कोई नहीं, कर लो इनकार मैडम, एक दिन खुद से मेरी खूबियों की मुतारिफ होगी। शानजे उसे चुराने को मुसलसल मुस्कुरा रही थी। एकदम वो सीधा होकर उठ बैठा। चलो कहीं बाहर चलते हैं। शानजे ने ताज्जुब से घूरा। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, कल भी नींद पूरी नहीं हुई, अभी फिर तुमने नींद ख़राब की, अब मैं दोबारा से सोना चाहती हूँ। हारून ने बुरा सा मुँह बनाया। तुम यहाँ सोने और नींद पूरी करने आई हो? शानजे ने इस बात में सर हिलाया। वैसे क्या मैं तुमसे एक फरमाइश कर सकती हूँ? हारून ने कप लबों से दूर हटाकर शानजे को देखा। फरमाइश? कैसी फरमाइश? शॉपिंग करना चाहती हो? शानजे ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो फिर क्या लेना चाहती हो? शानजे ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। पहले वादा करो, जो मांगूंगी दोगे? हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं वादा कर लूँ, और तुम्हारा क्या इल्म, ऐन हनीमून के दरमियान में तलाक मांग लो। शानजे का कहका देर तक गूंजा। कहीं बात तो बच्चों की सी मासूमियत सी करते हो। मैं इस वक्त बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इधर अरब औरतों का बैली डांस दिखाने लेकर जाओ। हारून की दोनों आंखें पूरी की पूरी खुलकर शानजे को देख रही थी। आर यू श्योर कि यही चाहती हो? शानजे ने फट सर इस बात में लाया। थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। इम्पॉसिबल। शानजे का मुंह लटक गया। क्यों? प्लीज़ देखने चलेंगे ना, मज़ा आएगा, इतना कमाल डांस करती हैं। हारून ने खाली कप साइड पे रखा। आई जस्ट कांट बिलीव कि मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं। मेरी बीवी, ओह यानी कि मखदूम हारून बख्त की बीवी, बैली डांसर्स को देखना चाहती हैं? शानजे की हंसी निकल गई। सोच लो, मेरी पहली दफ़ा की गई फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? हारून ने हाथ उठाकर उसे मतवज्जे किया। जानती भी हो करीब से उन औरतों का हुस्न किस कदर कातिल होता है, ये ना हो कि शौहर ही गवाह कर आ जाओ। शानजे ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ओह प्लीज़, ऐसा हो जाए तो मैं खुशी खुशी तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगी। हारून का कहका जानदार था। फिर तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा। शानजे ने एहतजाज के साथ नई तजवीज़ भी रखी। तुम्हारी कही बात तो मैं वापस देती हूँ। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। क्योंकि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि इधर क्यों और किसके साथ आई मौजूद हूँ तो जी चाहता है कि भाग जाऊँ। हारून मुस्कुराया।
मगर मैं तो नहीं चाहता कि तुम ऐसा फ़र्ज़ करके भी खुश हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। शांजी अपनी जगह से खड़ी हो गई। खैर अभी मैं सोने जा रही हूँ, कल बात करेंगे। हारून भी उठकर उसके साथ चल दिया। शांजी ने कदम रोक के और मुड़कर सवालिया नज़रों से देखा। हारून कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा दिया। तुम सो जाना, मैं तुम्हें हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मगर अपने हनीमून पे मैं अकेला बैठकर दुखी गाने नहीं सुन सकता। शांजी को खुला इख्तलाफ था, मगर मैं तुम्हारी मौजूदगी में सो क्या खाक सकूँगी? हारून के चेहरे पे शरारत उभरी। डोंट टेल मी शांजी मैडम को मेरी मौजूदगी अभी से इस कदर डिस्टर्ब करने का बायस बन रही है। ओह, साउंड्स टू एक्साइटिंग। शांजी ने ताज्जुब से सर नफ़े में हिलाया। अगर ये बात है तो आओ मेरे पहलवान, तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी जवानी के जलवे कैसे मुझे जलाकर भस्म करते हैं। कमर पे बाजू जमाकर दूसरे हाथ से चैलेंज करती आगे बढ़ गई, जबकि वो कहकों के दरमियान उसके पीछे चल पड़ा। शांजे की आंख जिस वक्त खुली, कमरे में घुप अंधेरा था। एसी की ठंडक की वजह से आंख दोबारा बंद होने के चक्कर में थी जब उसका पाँव किसी टांग से मस हुआ। सारी एहतियात ने बेदार होकर इमरजेंसी का अलार्म बजाकर उसे अलर्ट कर दिया। उसका पाँव हारून की टांग के ऊपर रखा था। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से अपना पाँव वापस खींचने लगी। एन उस लम्हे जब सुकून का सांस लेने वाली थी, तभी जान निकल गई। हारून जो कि पहले सो रहा था, करवट लेकर शांजे की तरफ मतवज्जे हुआ। ना सिर्फ उसका पाँव वापस खींच लिया, बल्कि उसको अपने बहुत करीब करके अपनी बाहों की गिरफ्त में भर लिया। शांजे सांस रोककर बिल्कुल साकित होकर सोती बन गई। उन लोगों ने पिछले 4 दिन एक साथ बड़े खुशगवार अंदाज में गुजारे थे। स्कूबा डाउंग, बंजी जंप पे सारे हारून के आइडियाज़ थे, और शांजे ने हारून को ये बताए बगैर कि वो खुद भी इन सब कामों की कितनी शौकीन है, बज़ाहिर हारून पे एहसान अजीम करते हुए उसका साथ देती रही थी। और इस दौरान दोनों के दरमियान दोस्ती तो हो ही गई थी, और शांजे ये बात तो मान ही गई थी कि हारून एक बेज़रर इंसान था, मगर हकीकत तो रोशन थी कि वो दोनों मियाँ बीवी थे। और ये ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है कि खुद ब खुद अपने से वाबस्ता इंसान के साथ उल्फत व यगानगत पैदा हो ही जाती है। और यहाँ तो हारून पहले ही से इस रिश्ते को कामयाब बनाने की कोशिश में था। वो अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार करने की कोशिश में थी, और हारून ने आहिस्ता से उसका रुख मोड़कर चेहरा अपने सामने किया। शांजे ने आंखें नहीं खोली। हारून नरमी से मुस्कुराया। शांजे के चेहरे पे आई जुल्फ़ों को अपनी उंगलियों से पीछे हटाया। मैं अगर कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो, तो क्या इससे तुम्हें कोई हौसला मिलेगा? न चाहते हुए भी शांजे के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। गुड मॉर्निंग मिसेज़ हारून बख्त। हारून के लहजे में शरारत थी। शांजे ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग टू यू टू मिस्टर हारून बख्त। हारून मुसलसल मुस्कुरा रहा था। थैंक यू मिसेज़, एंड आई लव यू मिसेज़ हारून। शांजे ने हारून की दिलकश मुस्कुराती हुई आंखों में बहुत अंदर तक बहुत गौर से देखा और बोली, एंड आई लाइक यू मिस्टर हारून ने भौहें अचकाई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस हद तक पसंद करती हो? शांजे ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तुम्हें अपने इतना करीब होना रद्द नहीं किया, इसी से मेरी पसंदीदगी की हद का अंदाज़ा लगा लो। हारून की हौसला अफजाई हुई थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं इस कुर्ब की हदूद कुछ और वसी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस ताल्लुक़ को इस मकाम तक ले जा सकता हूँ कि जहाँ शांजे और हारून दो अलग लोग न रहें, बल्कि हमेशा के लिए एक हो जाएं? शांजे हारून के कुर्ब और फिर अल्फाज से घबराहट का शिकार हो तो रही थी, मगर वो उस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुश्क होते होंठों पर ज़बान फेरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस मकसद के लिए तुम मुझे अपने साथ लाए थे, वो पूरा भी हो गया? इस बात पे हारून के चेहरे पे संजीदगी छा गई। जब बोला तो लहजा भी संजीदा था। मेरी ज़िंदगी में मेरे जीते जी मुझे नहीं लगता कि वो लम्हा कभी भी आएगा जब मेरा दिल तुम्हें देखने, तुमसे बात करने से भर जाएगा। और अगर मेरा मुतालबा अभी भी तुम्हें मेरी खुदगर्जी लगता है, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। और वैसे भी सिर्फ 4 दिन में तो तुम दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती पे आ गई हो, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वापसी से पहले मैं तुम्हें जीत जाऊँगा। अब वो दोबारा से फिर मुस्कुरा रहा था, मगर जवाब में शांजे संजीदा थी। हारून, अगर मैं कहूँ कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, तो फिर? एकदम ऊंची आवाज़ में। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहते हुए उसने शांजे को खुद से और भी करीब किया। पहले तो वो हक्का बक्का रह गई, मगर हारून के अगले जुमलों पे हंसी के फुवारे फूट पड़े, जो कि कह रहा था, जानती हो मेरा चेहरा ऊपर ऊपर से ही लापरवाह नज़र आ रहा था, जबकि अंदर से मैं इंतहाई परेशानी का शिकार होने वाला था कि मेरी ये हैसियत रह गई है कि 4 दिन से कुत्ते की तरह दुम हिला रहा हूँ, पर ये लड़की पिटने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि हद हो गई है यार,
कहाँ वो हारून जो शादी से पहले राह जाती लड़की से नंबर हासिल कर लिया करता था, शादी के बाद उसकी ये हालत हो गई कि अपनी बीवी तक घास नहीं डाल रही। शानजे हारून की पहलू में थी और उन दोनों के मुश्तरका कह के पूरे स्वीट में गूंज रहे थे। नहीं, अब इतना भी दुखी होने वाली सूरत हाल नहीं है। एक बीवी ही लिफ्ट नहीं करवा रही थी, बाकी तो कहीं हसीनाएं फ्री में डिनर के बाद ब्रेकफास्ट तक करवाने पे तुली थी। वो तो तुमने खुद ही कुफराने नेमत की। शानजे की बात को उसने एंजॉय किया था, साथ ही बोला, बीवी इतनी लड़ाका और खूनखार बीवी के होते हुए कोई पागल ही ऐसा डिनर और ब्रेकफास्ट ऑफर कबूल करेगा? हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में 100 बिस्मिल्लाह। अगले पल हारून के सर के बाल शानजे के हाथों में थे। हारून कमीने, आई विल किल यू। हारून की मसनूही आवाज़ारी जारी थी जो कि यकदम थम गई क्योंकि उसके आगे जज्बात बोलते रहे और वो दोनों भीगते गए। शानजे कब दोबारा नींद की वादियों में गई उसे कोई खबर न थी। अलबत्ता जब आँख खुली, खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे और ये दिन पहले के सब दिनों से रोशन महसूस हुआ। वो मुस्कुराकर अपने आप में ही सिमट गई। हारून बेड पे मौजूद नहीं था और ना ही वाशरूम में था, बल्कि जब शानजे ने गौर लगाकर सुना तो दूसरे कमरे से उसकी आवाज़ आती सुनाई दी, मगर लग ऐसे रहा था कि जैसे वो बात कम और गालियाँ ज़्यादा दे रहा। वो बहुत अजीब से एहसास के साथ बेड से उतरी, गाउन पहनकर धीमे कदमों से बाहर आई। तभी वो दूसरे कमरे से बरामद हुआ। चेहरे पे वहशत तो खशूनत उबलती हुई लाल आंखें। शानजे को अपने सामने खड़ा देखकर पहले चौंका, फिर अजनबी बन गया। ये अमल चंद सेकंडों में हुआ था और शानजे ने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 10-15 मिनट है तैयार होने के लिए। मैं वापस घर जा रहा हूँ, अगर चलना है तो निकलो, अदरवाइज़। वो उसको दरमियान में ही टोक गई। वापसी में तो अभी 2 दिन बाकी हैं, फिर तुम अभी से क्यों जा रहे हो? वो उसकी बात सुनने को रुका नहीं, बल्कि बेडरूम में घुसकर अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालने लगा। हारून, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो मसरूफ़ से अंदाज में एक नज़र उस पर डालकर गहरी सांस भरते हुए बोला, जो काम 7 दिन का था वो 4 दिन में ही हो गया, तो इधर रुकने की वजह? वैसे भी ऑफिस इतने दिन अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तैयार हो सकता हूँ? आधे घंटे में मेरी फ़्लाइट है। खुश्क लहजा, अजनबी निगाहें। वो कहीं से भी वो शख्स नहीं लग रहा था जो कि पिछले कुछ दिनों से शानजे के साथ था। ऊपर से उसके अल्फाज। शानजे का जी चाहा थप्पड़ मार मार कर उसकी शक्ल बदल दे, मगर ना जाने क्यों और किस लिए जब्त करके तेज़ी से अपनी एड़ियों पे घूमकर जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरी चीज़ें हैंड बैग में तकरीबन फेंकने के अंदाज में रखने लगी। जीन्स और कुर्ता बात लेकर तन पे डाला। हारून से पहले ही अपना मुख्तसर सामान उठाकर होटल की लॉबी में मौजूद थी। होटल में एयरपोर्ट तक दोनों के दरमियान कोई बात न हुई। अलबत्ता हारून को कोई बेचैनी ज़रूर थी। वो सारा रास्ता फ़ोन पे खामोशी से किसी से मैसेजेस एक्सचेंज करता रहा था, शानजे के वजूद से मुकम्मल तौर पर गाफिल, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। मगर वो अपने ज़ब्त की आखिरी हदों को आजमाती मुसलसल बाहर देख रही थी। एयरपोर्ट पे भी जब तक बोर्डिंग नहीं हो गई, हारून सारा वक्त लोगों के हजूम से एक तरफ होकर इस तरह भी अंदाज में यहाँ से वहाँ टहलते हुए फ़ोन पे न जाने किसके साथ उलझता रहा। एक दफ़ा तो शानजे को अच्छी खासी परेशानी लाहक हुई। जी चाह जाकर पूछे, आखिर ये बैठे बिठाए तुम्हें हुआ क्या है? मगर फिर उसके अल्फाज याद करके बेनियाज हो गई। धोखेबाज कमीना। अच्छा ही हुआ था जो वो जहाज़ में शानजे के साथ वाली सीट पे बैठने की बजाय अलहदा बैठा था। पाकिस्तान तक के सफ़र में शानजे ने 2-4 आंसू भी बेदर्जी से पूंछ डाले। कराची एयरपोर्ट पे 2 गाड़ियाँ उन्हें लेने को मौजूद थी। शानजे हारून की भाभी से मिली और उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। हारून भाभी के साथ सरगोशी में 2-4 बातें करके अपनी सेक्रेटरी और ड्राइवर के हमरा दूसरी गाड़ी में निकल गया। गाड़ी जब कराची के अंदर जाने के बजाय बैरूनी साइड से ही हैदराबाद को निकल गई तब वो चौंकी। भाभी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो धीमे से मुस्कुराते हुए बताने लगी, अभी हम लोग गोट जाएंगे। शानजे ने आगे से दूसरा सवाल कर दिया, क्या इब्राहिम भी उधर ही है? अरे तुम्हें उसने फ़ोन पे बताया नहीं? वो तो बड़ी अदी के साथ चला गया है। शानजे जी भर के हैरान हुई, मुझे तो उसने ऐसी कोई इत्तला नहीं दी। कब गया और किधर? अदी के गांव। भाभी ने नफ़ी में सर हिलाया। असल में पेपर्स के बाद बच्चियों को छुट्टियां थी, बस इसीलिए ज़िद करके अदी और भाई को मनाया और वो सब को ले गई। हत्ता कि जरी भी उनके साथ गई है। सवात से आगे के मकामात देखने का प्रोग्राम है, क्योंकि सवात तक वो लोग पहले भी कई दफ़ा जा चुके हैं। शानजे को नई फिक्र लाहक हो गई। क्या करूं मैं इस लड़के का? 1000 दफ़ा समझाया, ऐसे ही बताए बगैर न चले जाया करो। अभी कल सुबह मेरी उसके साथ बात हुई है, मगर मजाल है जो उसने ऐसा कोई जिक्र भी किया हो। भाभी ने कंधे पे हाथ रखा, अंदाज तसल्ली देने वाला था। फिक्र नहीं करो, बच्चा है ना,
ख्याल नहीं रहा होगा। अभी तो वो लोग सफ़र में होंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा पहुंच गए तो राब्ता करेंगे, फिर तुम खुद इब्राहिम से बात कर लेना। पर अभी परेशान होने की बजाय दुआ करो कि वो लोग खैरियत से आएँ। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह, आमीन। वो तो असर की नमाज के बाद यूं ही चहलकदमी की नीयत से छत पर आई थी, और सच्ची बात तो यह है ताज़ा खुली हवा में घूमने के बाद उसके दिमाग को कुछ तरावट मिली थी। मगर जो मंजर उसकी आंखों ने अब देखा था पूरी हस्ती हिला देने को काफ़ी था। वो जो औताक की जानिब मौजूद मुंडेर के करीब खड़ी थी, उल्टे कदमों भागती हुई तेज़ी से नीचे आई। निचली मंजिल पर पहुंचकर फूली हुई सांसों समेत बाहर को भागती हुई निकली कि चमन ने दरमियान में आकर रोका। अरे कौन पीछे लगा हुआ है जो यूं आंधी तूफान बनी भागती जा रही हैं? शांजी ने तेज़ तेज़ चलती सांसों के दरमियान चमन को घूरा। मेरे रास्ते से हट जाओ चमन, मैं तुम लोगों का सारा झूठ जान गई हूँ। तुम सब लोग ही आपस में मिले हुए हो। कह क्या रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्लीज़ खुलकर बात करेंगी? शांजे को उसकी हट दर्मी पे सख्त चप चढ़ी। खुलकर मैं बात करूँ? बकौल तुम्हारी अम्मी के इब्राहिम तुम्हारी बड़ी पुप्पो की फैमिली के साथ सवात वगैरह घूमने गया हुआ है। अभी सुबह मैंने कहा मेरी बात करवा दे, तो जवाब आया कि वो लोग खुद ही कहीं पहुंचकर राब्ता कर लेंगे। और पिछले 1 हफ्ते से यही ड्रामा चला रहा है। कोई शख्स भी घर पे टिकता ही नहीं। फ़ोन लाइन बंद पड़ी है। मेरा मोबाइल कमरे से गायब हो गया। जिस शख्स के साथ 3 हफ्ते पहले मेरी शादी हुई है वो गधे के सर से सींग की तरह गायब है। और सबसे बड़ा ब्लंडर मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, तुम्हारी पुप्पी को, जो औताक से निकलकर अपनी गाड़ी में मियाँ के साथ रवाना हुई है। अब बताओ मुझे कि मेरा बेटा किधर है? अपने आखिरी सवाल पे शांजी ने चमन के चेहरे का रंग बदलते हुए साफ देखा था, जिससे उसके अंदर कुंडली मारकर बैठा शक का नाग अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। मगर इसके आगे जो हुआ उसने शांजी की आवाज़ को झंझोड़ कर रख दिया। ऊंचा लंबा जवान उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया। शांजे आपा, आपका गुनहगार मैं हूँ। ना मैं उस दिन बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़कर जाता, ना ये सब होता। प्लीज़ आप अदा हारून और फैमिली से इस कदर बदजन ना हो। इस वक्त वो सब सिर्फ आपकी खातिर ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। चमन, मेरे बच्चों को क्या हुआ है? चमन कितनी देर तक खामोश रहा, जैसे उसको हकीकत के लिए तैयार कर रहा हूँ। इब्राहिम और जरी को किसी ने पिछले हफ्ते अगवा कर लिया है। अगर वो सीढ़ियों की रेलिंग ना थाम लेती तो यकीनन गिर जाती, क्योंकि जो चमन ने बताया था पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल ले गया, वो तो पहले ही हारून के रवैये और अपनी हद तक का सोच सोचकर नींद भूख हर चीज़ भूले हुए थी। ऊपर से ये गज़ब, यूँ लगा जैसे जान ही निकल गई हो। मुझे हारून वक्त के पास ले चलोगे, अभी और इसी वक्त? चमन ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। वो ये बात पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ये सब बताने से सख्ती से मना किया हुआ है। देखो चमन, मुझे उसकी परवाह नहीं है कि उसको अच्छा लगता है या बुरा। फॉर गॉड सेक मुझे अभी लेकर चलो, वरना मैं खुद चली जाती हूँ। तुम मुझे बताओ कि वो है किधर? चमन ने एक बार फिर उसे समझाना चाहा। प्लीज़ आप जिद ना करें, इत्मीनान से यहाँ बैठिए। शांजी ने उसे दरमियान में ही टोक दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और तुम होते कौन हो मुझे मशवरे देने वाले? हटो मेरे रास्ते से, वरना मुंह तोड़ दूंगी। उसने अपने रास्ते में खड़े चमन को बुरी तरह झड़क दिया। आप जो चाहें मेरे साथ सलूक कर सकती हैं। मैं ऑलरेडी हारून के बहुत बड़े नुकसान का बायस बना हूँ। अभी आपको उसके सामने ले जाकर मैं उससे हमेशा के लिए नाराज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सख्ती से सबको मना किया हुआ था कि कोई भी आपसे इस वाक़ये का जिक्र नहीं करेगा। वो दरमियान में ही चीख उठी। बेहिस इंसान, तुम्हें अपने इम्प्रेशन की पड़ी हुई है। आखिरी दफ़ा बोल रही हूँ, और याद रखना, इस दफ़ा टालने की कोशिश की ना तो इंट से इंट बजा दूंगी। तुम सब दोगले धोखेबाज लोग हो। सामने खड़े चमन ने इस तराबी अंदाज में अपने चेहरे पे हाथ फेरे। कुछ देर कुछ सोचा, फिर फैसला करते हुए जाकर गाड़ी की चाबी ले आया। यू नो व्हाट, आप इब्राहिम की अम्मा हैं और आपका हक बनता है कि आपको इस सारी सूरत हाल का इल्म हो। आइए मेरे साथ। शांजी उसी वक्त उन्हीं कदमों पे उसी हुलिये में निकल पड़ी। आज इतने दिनों की खुफिया कोशिशों के बाद स्पेशल फोर्स वालों को थोड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। इस वक्त रेंजर्स का ऑफिसर और स्पेशल फोर्स का बंदा हारून के साथ बख्त हाउस की स्टडी में मौजूद थे। दोनों अफराद सिविल कपड़ों में मलबूस थे और बगैर किसी प्रोटोकॉल के आए हुए थे। वजह मिलने वाली धमकी थी कि अगर हारून ने किसी किस्म की मदद लेने की कोशिश भी की तो नताइज का जिम्मेदार भी खुद होगा। आज उन लोगों के हाथ वो फूटी जा गई थी कि जिसमें अगवा का सारा वाक़या रिकॉर्ड था, और ये फिल्म उस दुकान के CCTV कैमरे की थी कि जिसके बाहर चमन की गाड़ी पार्क थी जब यह हादसा पेश आया था। जो ही टीवी की स्क्रीन पे उस आदमी का चेहरा उभरा जो इस सारे फसाद की जड़ था, उसे देखते ही हारून के जबड़े सख्ती से आपस में पेवस्त हुए। हारून, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? कैप्टन खाजिन के सवाल पे उसने सर को इस बात में हिलाया, साथ ही बोला,
और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की मदद के बगैर ही आगे की कार्रवाई कर लूँगा। इस आदमी ने मेरे साथ बहुत ही गंदा खेल खेला है। अब मैं इसको बताऊँगा कैसे किसी के जिगर के टुकड़ों को जुदा करके करोड़ों का मुतालबा किया जाता है। और आप अभी उसकी बात दरमियान में ही थी जब स्टडी का दरवाज़ा एक धमाके से वाह हुआ था। हारून की दरवाजे की जानिब पूछती और पढ़कर देखे बगैर वो जान गया था कि आने वाली हस्ती कौन है, क्योंकि गांव से भाभी की फ़ोन कॉल उसे बता चुकी थी कि शानज़े आ रही है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मज़ीद आपकी रहनुमाई की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं राब्ते में रहूँगा। तीनों अफराद उसका इशारा समझकर उठ खड़े हुए। बारी बारी तीनों ने हारून से हाथ मिलाया और निकल गए। तब कहीं जाकर उसने रुख मोड़कर दरवाजे की सिम देखा जहाँ वो खड़ी उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए हारून को वहाँ अपने लिए हर वो जज्बा नजर आया जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। गुस्सा, नफरत, दुख, शिकवा। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। सर्द मोहरी की चादर ओढ़ ली। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? वो बोली तो लहजा हारून से भी सर्द था। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा किधर है? हारून ने एक लम्हे को आंखें मींची। वो जहाँ भी, एक बात का यकीन रखो कि वो महफूज है। शानज़े ने नफरत से उसे घूरा। यकीन की बात मत करो हारून बख्त, मेरे बेवजह यकीन ने ही मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। ना मैं अपने बच्चे को छोड़कर तुम जैसे दोगले धोखेबाज के साथ जाती, ना ये सब होता। शानज़े ने आगे बढ़कर हारून का गिरबान अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। तुमने मेरे साथ झूठा वादा क्यों किया? अगर मेरा बच्चा यहाँ महफूज नहीं था तो क्यों तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं उसको अकेला छोड़कर जाती? जिस्म की हवस थी ना हारून, तो यही पूरी कर लेते। इसके लिए इतना ड्रामा और प्लानिंग की क्या ज़रूरत थी? वो बोलती जा रही थी और वो लब नीचे खामोश खड़ा उसे सुन रहा था। देखो हारून, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इब्राहिम की सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। हम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तुम्हें हमारी तरफ से कभी कोई मुतालबा नहीं मिलेगा। प्लीज़ मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। उसने अपने दोनों हाथों में शानज़े के हाथ पकड़कर अपनी शर्ट छुड़वाई। मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी काम से जाना है, बाद में बात होती है। उसको पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया, दराज खोलकर पिस्टल निकालकर डब में रखा और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। बाहर सिटिंग रूम में उसके बहनोई और शानज़े के अब्बा, बड़े भाई, सभी लोग मौजूद थे, मगर वो रुके बगैर निकल गया। पोर्च में चमन अभी तक गाड़ी में ही मौजूद था। हारून को तेज़ी से बाहर आते देखकर मोहतात हो गया, कहीं डांट तो नहीं पड़ने लगी। हारून आया भी उसी की गाड़ी के करीब और ड्राइव साइड का दरवाज़ा खोलकर चमन को दूसरी सीट पे होने का इशारा किया। चमन बगैर कोई सवाल किए सीट खाली कर गया। हारून ने ड्राइविंग सीट संभाली, सेल्फ मारा और गाड़ी घर से निकालने के बाद चमन की तरफ मतवज्जे हुआ। जिस रफ्तार से तुम मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हो, ज़िंदगी बड़ी हसीन लगने लगी है। चमन ने नज़र उठाकर अपने प्यारे चचा को देखा जो पिछले एक हफ्ते से खाना पीना सोना जागना सब भूला हुआ था। उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दे, सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह। हारून ने दरमियान में ही टोक दिया। नहीं, इस वक्त नहीं चमन, मुझे ये बताओ, रज़ाकी कंक्रीट के मालिक हमीद रज़ाकी की रिहाइशगाह किधर और किस इलाके में है? उसके सवाल में छुपी कुछ अनकही बातों को समझते हो चमन के वजूद में सनसनी दौड़ गई। ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो उसे गाइड करता गया। हारून खामोशी से ड्राइव करने में मसरूफ़ रहा। आधे घंटे बाद वो दोनों मतलूबा घर के सामने थे। चौकीदार चमन के चेहरे से वाकिफ़ था क्योंकि वो बाबा साईं के साथ हमीद फारूकी के बाप की अयादत को आ चुका था। मुलाजिम उन्हें ड्राइविंग रूम में बिठा गया। उसको हारून ने हमीद की बीवी और बाप को बुलाने का कहा था। जब तक घर की खातून अपने ससुर के हमरा वहाँ आई, दोनों को इस तरह भी अंदाज में खड़े होकर इंतज़ार करते पाया। अस्सलाम वालेकुम। आज तो हारून बेटा कहाँ से रास्ता भूल कर आ गया? रशीद फारूकी ने हारून से हाथ मिलाते हुए दिली खुशी का इजहार किया। फारूकी साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा हमीद इस वक्त कहाँ है? हारून की संजीदगी देखकर बड़े मियाँ ठठक गए। क्या बात है मखदूम हारून बख्त, खैरियत तो है? और तुम मुसलसल खड़े क्यों हो? बैठो ना। उन्होंने नशिस्त की तरफ इशारा किया, साथ ही चमन को भी बैठने का बोला। चमन ने सवालिया नज़रों से हारून की जानिब देखा। हारून के इस बात में सर हिलाने पर वो एक तरफ सोफे पर बैठ गया। हारून ने कुर्सी सीधी की और टिक किया। वो दोनों ससुर और बहू भी बैठ चुके तो हारून ने बोलना शुरू किया। बुजुर्गवार, आप मेरे बाबा साईं की उम्र के हैं, इसलिए अदब करना ज़रूरी समझता हूँ, वरना मैं यहाँ किसी खैर सगाली के जज्बे के तहत नहीं आया हूँ। रशीद फारूकी पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फ़ौरन बोले, हारून बेटे, तुमने जो कहना है खुल कर कहो। क्या हमीद से कोई गलती हुई है? हारून ने नफ़ी में सर हिलाया।
जो उसने किया है उसे गलती बोलना ज़्यादती है फारूकी साहब। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने बच्चों की शक्ल देखने और आवाज़ सुनने से महरूम हूँ, क्योंकि मेरी 3 साला बेटी और 11 साला बेटे को नामालूम अफराद ने पिछले हफ्ते से अगवा किया हुआ है। मुझे धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं कि अगर मैंने पुलिस या प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी किस्म का कोई भी रब्ता किया तो वो आदमी मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा देगा। और मुझे कल शाम की डेडलाइन दी गई हुई है कि इससे पहले मुझे 1.5 करोड़ रुपया तावान देना है। हमीद की बीवी ताज्जुब का इजहार करती हुई बोली, जो कुछ आपकी फैमिली के साथ हुआ वो यकीनन अफसोसनाक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि आप ये सब अब्बा को क्यों बताने आए हैं। हारून ने अपनी लाल अंगारा आंखों से एक नज़र मिसेस हमीद को देखा। बीबी, मैं यहाँ आप लोगों की हमदर्दियाँ समेटने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों से हमदर्दी करने आया हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए फारूकी साहब कि आप भले आदमी हैं, ख़ानदानी वज़ादार लोग हैं। आज मुझे ठोस सबूत फराहम किया गया कि मेरे बच्चों को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हामिद फारूकी है। रशीद साहब, आप जानते हैं कि मैं किस ख़ानदान का फ़र्जंद हूँ। अपने घर या घर वालों की तरफ उठने वाली मैली नज़रों को उखाड़ कर फेंकना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी आपके पास सिर्फ 4 घंटे रह गए। अपने बेटे से रब्ता कीजिए और उसको बता दें कि अगर आज की तारीख में मेरे बच्चे सही सलामत अपने घर ना पहुँचे तो कल का सूरज निकलने से पहले मैं हामिद फारूकी की नस्ल ख़त्म कर दूँगा। हमीद की बीवी कुछ कहना चाह रही थी कि हारून ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। बीबी, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेती तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल ही जाना था। बगैर सबूत के मैं कभी तुम्हारे घर की दहलीज ना पार करता। साथ ही उसने अपने फ़ोन में मौजूद वीडियो ऑन करके उन्हें दिखा दी, जिसके बाद कोई शक व शुबे की बात न रह गई थी। दोनों बाप बेटी हक तक और शस्तर रह गए। उनके चेहरों पर लिखा हुआ था कि वो ये सब उम्मीद नहीं कर रहे थे। हारून ने फ़ोन वापस जेब में डाला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। रशीद साहब, मैं आपके पास कोई मिन्नत समाजत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मौका देने आया हूँ। मेरी बेटी ब्रिटिश नेशनल है। उसको ढूंढने में स्कॉटलैंड यार्ड मेरे इशारे की मुंतज़िर होगी। ये आखिरी 4 घंटे हैं। इसके बाद मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व करूँगा। एक बात याद रहे कि मैं उसको माफ़ तो कभी नहीं करूँगा। हाँ, अब वो अपनी फैमिली को उसी सूरत बचा सकता है कि मेरे बच्चे वापस घर पहुँच जाएँ। अपनी बात पूरी करके वो चमन की जाने पलटा। तुम बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई भी घर से बाहर नहीं जाए। गुलाब को फ़ोन करके इधर का पता बताकर आने का कहो। और रशीद साहब, आप भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बदमज़गी चाहते हैं, इसलिए अपने चौकीदार को बोलिए अगले 4 घंटों के लिए गेट से हट जाए, पर बाहर कहीं ना जाए। रशीद फारूकी उस वक्त इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। साथ ही उनके ध्यान में अपनी जवान पोतियों के चेहरे घूम गए, जो कि इस वक्त घर के दूसरे हिस्से में मौजूद इस सारी पैदा होने वाली सूरत हाल से बेखबर अपने रोज़ के मामूलात में मसरूफ़ थी। पोते पोतियों की ज़िंदगियों को ख़तरा ना पहुँचे, यही सोचकर रशीद फारूकी ने बहू को हुक्म दिया कि जो हारून ने कहा है वो करवा, और मुझे फ़ोन सेट के साथ नंबरों वाली कॉपी भी देती जा। उनकी बहू ने उनके हुक्म की तामील करते हुए चौकीदार को गेट से हटा दिया और उनको फ़ोन देकर खुद आंखों में आया आंसू छुपाती वहाँ से हट गई। आज कराची से वापस इस्लामाबाद आए पूरे 3 हफ्ते गुजर गए थे। इब्राहिम को 1 हफ्ता घर पे रखने के बाद डॉक्टर के मशवरे से स्कूल भेजना शुरू कर दिया गया था, ताकि वो वापस नॉर्मल रूटीन में मसरूफ़ होकर अगवा का वाक़या फरामोश कर सकता। वैसे तो वो कुछ कहता नहीं था, मगर शानज़े जानती थी कि वो हारून और ज़री को मिस करता था। उसका एक सबूत ये भी था कि रोज़ एक दफ़ा ज़री से फ़ोन पे लंबी गप लगाना इब्राहिम की नई मसरूफियत थी। अमूमन कॉल करते वक्त वो फ़ोन उठाकर अपने कमरे में चला जाता या फिर शानज़े वहाँ से जाती, मगर अपने ध्यान का क्या करती जो फ़ोन के बगैर ही कराची में कहीं घूमता रहता। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और कभी जी करता फूट फूट कर रोए, मगर अपने अंदर बाहर होने वाली मुसलसल जंग को भी वैसे ही इग्नोर कर रही थी जैसे सारी फैमिली को। अभी भी फ़ोन को वापस स्टैंड पर पटकते हुए बुड़बुड़ा रही थी, जिसको देखो नसीहतों का टोकरा लिए तैयार खड़ा है। भला कौन समझाए कि ऐसे फैसले लोगों के कहने पे नहीं बल्कि दिल की मान कर करने पड़ते हैं। शानज़े की बात पे काम वाली खाला ने ऊंची आवाज़ से एहतजाज किया। शानी बीबी, ये बात तो तुम रहने ही दो, मैं सब देख और सुन रही हूँ। शानज़े ने साथ ही हिसाब बेबाक किया। अगर आप वाकई सुन रही हैं तो उठकर दरवाज़ा भी खोल दें, 3 दफ़ा बेल हो चुकी है। मासी बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही मासी की बुलंद होती चीखों ने शानज़े के पैरों से जान निकाल दी। अभी वो अपनी जगह से उठ भी ना पाई थी कि मासी चोर चोर आ गए कहती 100 की स्पीड से शानज़े के सामने से गुजर कर जा स्टोर रूम में बंद हो गई। अब की शानज़े हक्का बक्का उठी, चोर तो अंदर ना आए पर मासी गायब। अजीब तमाशा हुआ था। जब वो दरवाजे तक आए तो सामने ही शर्मिंदा सा गुलाब मक्खन गोद में ज़री को लिए खड़ा था। शानज़े पे नज़र पड़ते ही ज़री छलांग लगाकर मक्खन की गोद से बाहर थी। मम्मी, शानज़े बेख्तियार उसे थामने को नीचे झुकी।
अरे मेरी परी किधर से आ गई। जितनी ज़ोर से शांजे ने जरी को अपनी आगोश में भींचा था उतनी मजबूती से जरी ने उसे थामा हुआ था। बड़ा खुशगवार सरप्राइज़ मिला था। क्या तुम लोग अकेले आए हो? शांजे के सवाल का जवाब मक्खन ने नफ़ी में सर हिलाकर दिया। बड़े साईं नीचे गाड़ी में मौजूद हैं। एक लम्हे को दिल पे मायूसी की चादर लिपटी महसूस हुई, मगर अगले ही पल वह शाद से बोली, तो उनको ऊपर लेकर आओ ना, नीचे क्यों छोड़ आए? बदले में मक्खन का जवाब सुने बगैर जरी को गोद में लिए नीचे की जानिब बढ़ गई। बाहर वाकई बाबा साईं गाड़ी में ड्राइवर के साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आप ऊपर क्यों नहीं आए? वो खिड़की की जानिब झुकी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर बैठने का इशारा किया। बेटी, तुम्हारे घर तक आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, जिससे मैं माजूर हूँ, और लिफ्ट कहते हैं कि बंद पड़ी है, इसलिए तुम गाड़ी में बैठो, कहीं बाहर बैठकर बातचीत कर लेते हैं। शांजे को लिफ्ट के ख़राब होने का बड़ा दुख और अफसोस हुआ। चौकीदार को मासी के लिए पैगाम देकर बाबा साईं के साथ चली गई। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। शांजे जरी को लिए उतरी, जबकि मक्खन ने बाबा साईं की मदद की। रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठकर लंच करते हुए इधर उधर की बातों के दौरान अचानक वो बोले, शांजे, तुम हारून को समझाती क्यों नहीं हो? शांजे का जरी को नवाला खिलाने वाला हाथ रास्ते में ही रुक गया। देखो, मैं मानता हूँ कि फारूकी के बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सज़ा भी उसे मिल चुकी है। उसका घर बिक गया है, जवान बेटियों और बूढ़े बाप को लेकर उसकी बीवी दर बदर की ठोकरें खा रही है। कारोबार तो उसका पहले ही ख़त्म हो गया था जब हारून ने उसका ऑर्डर वापस कर दिया था। नाकुस माल था। उसकी बीवी मेरे पास आई थी कि मैं हारून से कहूँ कि वो अपना केस वापस लेकर फारूकी को रिहा करवा दे, क्योंकि उन लोगों के पास तो केस लड़ने का भी सरमाया नहीं है। गुस्से में वो बच्चों को ले गया था, मगर रखा अपनी बहन के घर ही। मुझे खुद उस बदबख्त आदमी पे गुस्सा है, पर मेरे ख्याल में उसकी बीवी ने हम लोगों का साथ दिया था, तो आज हमें भी उसकी बात सुननी चाहिए। मैंने हारून से अभी बात नहीं की और ना ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि वो आसानी से नहीं मानेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भरम टूटे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ, बल्कि मनाओ। शांजे खामोशी से नवाले बना बनाकर जरी को खिलाती रही। बाबा साईं को दोबारा उसे मतवज्जे करना पड़ा। हाँ तो शांजे बेटी, मैं क्या उम्मीद रखूँ? क्या तुम उसे मनाओगी? शांजे ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना नर्वस महसूस नहीं किया था। आहिस्ता से आवाज़ से कहा, बाबा जान, मेरा हारून से कोई राब्ता नहीं है। बाबा साहब ने नैपकिन से हाथ साफ करके उसे मेज़ की तरफ उछाला। हाँ शुक्रिया, तुमने मुझे असल मसला याद करवा दिया, जिसके लिए मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा बात करने के लिए खुद से चलकर अपनी औलाद के पास आया हूँ। वो बात करते हुए उसे बराबर देख रहे थे कि क्या तासुरात नज़र आते हैं। जवाब में उसने अपना सर इस कदर झुकाया कि कुछ भी ना देख सके। मैं समझता था कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कारोबार और नौकरियां करने वाले, अपना अच्छा बुरा समझने वाले, और दोनों अपना नहीं तो कम अज़ कम अपने बच्चों के दिल का ही ख्याल करोगे। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम इधर छुप कर बैठी हुई हो, और एक वो साहिबजादे हैं, कोई होश नहीं कब दिन निकल रहा है कब रात हुई। ऑफिस से रात 2-3 बजे आता है और सुबह 8 बजे फिर सेट पे वापस। सारे अमले की शामत अलग आई हुई है। अब अंदर की बात का तो मुझे इल्म नहीं कि गुस्सा उसे तुम पे है या खुद पे, मगर निकल हम सब पे रहा है। शांजे की समझ में न आया कि क्या कहे, इसलिए खामोशी से सिर्फ सुनती रही। बाबा साहब ने पूछा, बच्चे चाहे कितने भी बाइख्तियार अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार हो जाएं, बड़ों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। तुम दोनों का तो अपनी अपनी अना के किले में न जाने कब तक कैद रहने का प्रोग्राम है, मगर मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ चलो। जो भी उस पर गुस्सा है, गलत फहमी है, सामने बैठकर दूर करो। शांजे ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैं जाना नहीं चाहती हूँ। बाबा साहब ने इत्मीनान से सर हिलाकर तसल्ली दी। ना जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर ये बता दो कि मैं जरी को भी तुम्हारे पास छोड़कर जाऊँ या इब्राहिम को साथ लेकर जाऊँ? आंख में भर आने वाली नमी को हथेली की पूंछ से पूंछते हुए बेख्तियार होकर जरी के चेहरे का बोसा लिया। इब्राहिम और जरी के अलावा भी कोई बहुत खूबसूरत बेड़ी उसे दिनों रात के दौरान बहुत दफ़ा हारून की याद दिलवाती थी। हकीकत से कोई कब तक बच सकता है, कब तक भाग सकता है, मगर वो भाग रही थी, और ना जाने कब तक भागना था। घर से भाभी और बहनों की कहीं कॉल्स कल से ही आ रही थी, जिसमें एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि गो उठाओ, सारी फैमिली इकट्ठी, और इस मौके पर तुम्हारी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। मगर उसने वही बहाने काम की ज़्यादती के बनाकर जान छुड़वानी चाहिए थी, क्योंकि वो सिरे से जाना ही नहीं चाहता था। जानता था कि पसे पर्दा उसकी सालगिरह मनाने की कोशिश हो रही है। इसी बात की उसको ज़्यादा चिढ़ थी। उस वक्त भी रात काफ़ी से ज़्यादा बीत चुकी थी, और वो अपने ऑफिस में लाइट्स बंद में ही सोफ़े पर नीम दराज था, जब पहले तो ऑफिस का फ़ोन बजा और काफ़ी देर तक बजता रहा। जब वो उकताकर उठ ही गया तभी फ़ोन बंद हो गया। वो वहीं सोफ़े पर ही
बैठा रहा, नंबर देखे बगैर भी जानता था कि घर का नंबर था। दोबारा लेटने के चक्कर में था जब एक फैक्स आई। उस वक्त किसकी फैक्स हो सकती है, यही देखने को उठकर आ गया और देखकर हैरान हुआ, क्योंकि फैक्स कोर्ट से बाबा साईं के नंबर से थी और कोई कारोबारी नोयत की हरगिज़ नहीं थी, बल्कि डॉक्टर की रिपोर्ट थी। वहीं खड़े खड़े उसने मौसूल होने वाले सफ़े को 3 दफ़ा पढ़ा। ऊपर मौजूद नाम देखा। यूं ही सफ़ा पढ़ता तो दूसरी जानिब काफ़ी बड़े हरूफ में सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे हुए थे, देवदास इंतज़ार गोट। वहीं सब छोड़ गाड़ी की चाबी, मोबाइल उठाया, फैक्स वाला रखा, पैंट की जेब में ठूंसा और अगले 10 मिनट तक उसकी गाड़ी भागती हुई गांव को जा रही थी, जब रास्ते में खतरनाक हादसे का शिकार हो गई। रात का खाना खाने के बाद बच्चे तो सब सो चुके थे, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया था और बड़े इकट्ठे बैठे गप्पे मार रहे थे और मौजू हारून की ही ज़ात थी। बड़ी आपा शांजे से मुखातिब थी। शांजे, देखो तुम्हारे सामने ही है, हम सब ने बारी बारी कोशिश कर देखी है, मगर अब तुम्हारी बारी है और देख लेना उस खेल में आने की देर है कि तुम इधर मौजूद हो, उसी वक्त चला आएगा। भाभी समेत सब बहनों के अलावा नौजवान तबके को भी इस बात से 100% इत्फाक था। टीपू ने ठंडी आ भरी। मैं दोस्तों से सुनता था कि बड़े भाई या छोटे चाचू और मामू अपनी शादियों के बाद जोरू के गुलाम होकर बाकी सबको भूल जाते हैं। यारो आज देख भी लिया, मेरा शेर जवान चाचा कैसे आदम बेजार कर दिया। चाची जी, खुदा का नाम लें और जाकर अपने मियाँ को कॉल करें, ताकि हमारे बनाए गए पार्टी प्लान की माँ बहन ना हो। पहले तो वो टालती रही, मगर जब सारे ही उसकी जानिब देखने लगे तो कॉल करने के बहाने से वहाँ से उठाई, मगर फ़ोन करने के बजाय अपने बैग में से एक लेटर निकालकर कमरे से बाहर आकर सीधी बाबा साहब के कमरे के बगल में मौजूद स्टडी में आने से पहले मुलाजमा के हाथ चमन को पैगाम भेजकर वहाँ बुलवा लिया। जब तक चमन नहीं आ गया, वो उस लेटर को ज़ोर से मुट्ठी में भींचे स्टडी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ रही। अपने पीछे कदमों की आवाज़ उभरी। आपा, आपने बुलवाया? चमन के सवाल पर वो उसकी जानिब पलटी। वो मैं पूछना चाह रही थी कि हारून इस वक्त कहाँ होगा। चमन कुछ सोचते हुए बोला। आखिरी तरीन इत्तला के मुताबिक वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद है। शांजे की जानिब से अगला सवाल फट हुआ। और ये इत्तला किसने दी? चमन पास पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गया। सबसे अहम सोर्स उनका बॉडीगार्ड गुलाब, उसके बाद उससे भी पक्का सोर्स उनकी सेक्रेटरी रोशाने, और इसके बाद तीसरा सोर्स ऑफिस का चौकीदार। अब इनमें से आपको जो भी काबिल भरोसा लगे उसकी बात मान लें। शांति ने दोबारा सवाल किया। उन तीनों में से उसके साथ इस वक्त कौन है? चमन हंसते हुए उससे चिढ़ने लगा। आप मेरे मासूम से भाई पे शक कर रही हैं? वैसे बता दूं कि मक्खन को डांट कर 9:30 बजे ही घर भेज चुके हैं। रोशाने कभी बहुत ज़रूरी और लाजमी हो तब भी 8 बजे से ज़्यादा ऑफिस में नहीं टिक सकती, उसको इजाज़त नहीं है। और हाँ, चौकीदार उधर ही है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर, जबकि आपके मियाँ साहब तीसरे फ्लोर पर मौजूद है। शांजे ने सारी इन्फॉर्मेशन हजम करते हुए अपने मतलब का असल सवाल पूछा। क्या मैं यहाँ से उसके ऑफिस से एक फैक्स भेज सकती हूँ? चमन अपनी जगह से उठा। क्यों नहीं जनाब, वो कॉर्नर वाली टेबल पर रही आपकी मतलूबा चीज़, और ऑफिस का नंबर मैं इधर लिख देता हूँ। साथ ही उसने कलम के साथ एक पर्चे पर नंबर नोट करवा दिया। और कुछ? उसके सवाल पर शांजे ने नफ़ी में सर हिलाया। थैंक यू चमन, अभी बस यही पूछना था। चमन दरवाजे की जानिब बढ़ा। नो थैंक शैंक, शांजे आपा, एनी टाइम। और सबसे ख़ास बात कि शुक्रिया आपका कि आप वापस आ गई हैं। यकीन मानिए, मैं हारून के रवैये की वजह से घर में किसी से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं था। हर दफ़ा तान यहीं आकर टूटती कि ना वो हादसा होता और ना आप हारून से नाराज़ होकर जाती। शांजे ने हाथ उठाकर उसे दरमियान में ही टोका। पहले तो ये बात जान लो कि मैं इस हादसे की वजह से नहीं गई, खुद हारून की वजह से गई थी। क्योंकि और किस बात पर, ये उसका और मेरा मामला है। तुम्हें किसी बात के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। हाँ, वो हादसा अगर होना था तो बच्चों के साथ कोई भी होता, किसी की मौजूदगी में भी हो सकता था। हमें बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्चे ठीक ठाक वापस आ गए। और मेरा नहीं ख्याल कि हारून भी इस बात को लेकर तुमसे अब तक नाराज़ हो। चमन ने फ़ौरन उसकी बात की तस्दीक की। हाँ जी, नाराज़ तो नहीं है, पर काम बहुत करवा रहा है और गलती करने का मार्जिन 0 है। तो सोच लें कैसे तरीके से बदले ले रहा है। बात के आखिर पर चमन के चेहरे के तासुरात देखकर शांजे की हंसी निकल आई और वो भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से हटा। ओके जी, मैं तो चला सोने, आप भी अपना काम ख़त्म करके आराम करें। आपा, मियाँ, आपका मियाँ अगर सुबह तक खुद से ना आया तो फिर अगवा करके ही लाना पड़ा तो ले आएंगे। शांजे मुस्कुराते हुए बोली। आई होप कि इतने ख़तरनाक एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चमन शब्बा खैर कहकर चला गया तो कुछ सोचते हुए वो कोने में रखी फैक्स मशीन की जानिब आए। वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा नर्वस हो रही थी, बल्कि कहना चाहिए नर्वसिस
जैसे एहसास से पाला ही कल पड़ा था जब बाबा साहब को अपने रूबरू देखा, और आज उस लम्हे वो ये सोचने पर मजबूर थी कि ये फैक्ट्स देखकर हारून का रद्द अमल क्या होगा, और क्या वो वाकई शांजे के जाने की वजह से सबसे लाताल्लुक बना हुआ है, कि शांजे का सिरे से मुंतज़िर भी है कि नहीं। अगर दूसरी बात सच हुई तो यूँ अपना आप उसके सामने खोल कर रख देने के बाद उसको रिजेक्ट करना कैसे बर्दाश्त करेगी। वो आज अपनी ज़िंदगी का जुआ ही तो खेल रही थी। नतीजा कुछ भी हो सकता है। जल्दी से फैक्स भेजकर वो ऑफिस से निकलकर सीधी अपने कमरे में आई। इब्राहिम अपने कज़न के साथ दूसरे किसी कमरे में सो रहा था। अलबत्ता ज़री शांजे के बेड पे ही सोई हुई थी। अब उस वक्त रात के 12 बजे बैठकर हारून के किसी जवाब का इंतज़ार करना फजूल ही था, जबकि ये भी यकीन ना हो कि आया पैगाम वो वसूल कर चुका है कि नहीं। इसलिए वो भी मुँह हाथ धोकर लिबास बदलने के बाद बेड पे ज़री के बराबर लेट गई, जो कि कल से लेकर एक पल को भी शांजे को छोड़ने पर तैयार न थी। जैसे दिल में डर बैठ गया हो कि शांजे फिर से कहीं गायब हो जाएगी। शांजे ने उसे खुद से करीब करके कितने ही बोसे ले डाले। मेरा बच्चा। ज़री को साथ लगाया और हारून के बारे में ही सोचते हुए उसकी आंख लग गई, मगर वो नहीं जानती थी कि दोबारा जब आंख खुलेगी तो ऐसी भयानक खबर सुनेगी। दरवाजे पे हल्की हल्की दस्तक दी जा रही थी। जब उसकी आंख खुली और इर्द गिर्द का जायजा लिया, पर्दों के बाहर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। मुड़कर एक नज़र ज़री को देखा, जो गहरी नींद में मालूम हुई। इसलिए उसके जाग जाने के डर से फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोलने पर सामने मुलाजमा को खड़े पाया। बीबी सैन, मेरे मुंह में खाक जी। वो हारून साईं का बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया जी। घर के सब लोग अस्पताल चले गए, आप भी चलें जी। बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। शांजे की खाक समझ ना आया। क्या बक रही हो? उसके गुस्से से बोलने पर मुलाजमा घबराई ज़रूर, मगर पैगाम फिर भी दे दिया। बीबी देर ना करो, बाहर गुलाम मक्खन आपको ले जाने के लिए खड़ा है। गुलाम मक्खन के नाम ने धचका लगा दिया, क्योंकि वो तो कराची में था। हारून के लिए शांजे की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। लड़खड़ा भी जाती जो मुलाजमा आगे होकर थाम न लेती। हौसला सैन, हौसला। मुलाजमा ने ही उसे जूते दिया और अलमारी से अजरक निकालकर उसे थमाई। कमरे में से निकलने से पहले एक नज़र सोई पड़ी ज़री पर गई तो आंखों में एक बार इतना पानी न जाने कहाँ से जमा होकर आ गया। ये क्या हो गया था? मुलाजमा के साथ बाहर गैराज तक आई तो मक्खन उजड़ी सी शक्ल लिए गाड़ी के पास खड़ा था। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है और कैसे, मगर लफ्ज़ों ने ज़बान का साथ ही ना दिया। मक्खन ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठने से पहले मुलाजमा से सिर्फ इतना बोली, ज़री सोई हुई है, अकेली डर ना जाए, तुम उसके पास सो जाओ। मुलाजमा ने सर हिलाकर तसल्ली दी। मक्खन ने दरवाज़ा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर ड्राइवर के बराबर बैठा तो गाड़ी गेट से निकलकर एक सिमत को रवाना हो गई। मक्खन के चेहरे पर रकम संजीदगी ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। अपने आंसुओं पे काबू पाते हुए पूछा, मक्खन डॉक्टर क्या कहते हैं? बीबी सैन, मेरे में तो हौसला नहीं पड़ा अंदर जाकर पूछने का, आप खुद ही जाकर देख लीजिएगा। मक्खन के जवाब से ज़्यादा लहजा आ रहा हुआ था। शांजे की हिचकियाँ बन गई। एक दफ़ा फिर ये घर इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने वली और समन के खून में लथपथ चेहरे घूम गए। या अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी बख्श दे। आपको अपने हबीब का वास्ता, उसे लंबी ज़िंदगी अता कर दे। या अल्लाह, मैं उसके बगैर क्या करूँगी? उसे इस तरह तो मत छीनिए। मैंने तो 2 महीने बाद उसकी शक्ल देखनी थी, और आपको इल्म है ये सारा वक्त मैंने उसकी राह देखते गुजारा है। मेरे साथ ऐसे तो ना करें प्यारे अल्लाह जी, मुझे माफ़ कर दें। अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो मुझे माफ़ कर दें, मगर ऐसी सज़ा तो ना दे। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों से उनका बाप ना छीने। ज़री तो मर जाएगी, मैं क्या करूँगी? प्यारे अल्लाह जी, उसके बाप ने अपने 2 जवान बेटों के जनाजे उठाए हैं, और मज़ीद कोई बारान नातवान कंधों पर मत डालिए। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी फरियाद सुन लें। अब बस भी करो शांजे, क्यों फरिश्तों की दौड़ें लगवा रही हो? जिंदगी से भरपूर आवाज़ उसके इतने करीब से उभरी थी कि उसने एक झटके से अपना झुका हुआ सर उठाया। शिद्दत गिरिया से सुर्ख होती नम आंख के सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत से फैल गए, जो गाड़ी के खुले दरवाजे से टेक लगाए दिलकशी से मुस्कुराते हुए बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। शांजे चल लम्हा तो आंखें फाड़ कर बेयकीनी से उसे घूरती रही। जब यकीन आ गया कि सामने हारून ही खड़ा तो एक झटके से गाड़ी में से उतरी और उसके सामने खड़े होकर उसके हाथ बाजू टटोल कर सारा चेक किया। माँ सिवाय माथे पे की गई बैंडेज के बाकी सब ठीक था। बेख्तियार शांजे का हाथ उठा और वीराने में ज़बरदस्त थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। कमीने, तुम तो यहाँ ठीक ठाक खड़े हो, फिर हम लोगों के साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? हारून अपना गाल सुलाते हुए भी मुस्कुरा रहा था। हम लोगों से कौन कौन मुराद है? शांजे को उसका मस्खरापन एक आंख न भाया। घर के सब लोग तुम्हें देखने अस्पताल गए हैं। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो अभी अस्पताल से ही पट्टी करवा कर आ रहा हूँ, मुझे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। शांजे ने अगली सीट की तरफ इशारा किया। मक्खन से पूछ लो। उसकी तकलीद में हारून ने भी मक्खन को आवाज़ लगाई, मगर शांजे हैरान हुई क्योंकि मक्खन सिरे से ही गायब था। हारून का कहका जानदार था।
तुम या तो अभी तक नींद में हो या फिर शदीद शौक के ज़ेर असर हो, क्योंकि ना तो कोई तुम्हारे सिवा घर से निकला और मक्खन कब का ड्राइवर समेत दूसरी गाड़ी में वापस जा चुका है। शानज़े ने संजीदगी से उसे घूरा। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। कहाँ यार, मजाक कब किया? मेरे माथे पे पट्टी नज़र नहीं आ रही क्या? शानज़े ने हाथ बढ़ाकर पट्टी खींच दी। हारून की सी निकल गई। सालिम औरत, 3 टांके लगे हैं, खोलोगी क्या? तुम टांके खोलने की बात कर रहे हो? मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हें गोली ही मार दूँ। हारून हंसा। अभी कुछ देर पहले तो कोई और सीन चल रहा था। शानज़े रत्ती भर शर्मिंदा न हुई। वो तो मैं नींद में होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, बस और क्या। वो अभी तक मुस्कुरा रहा था। तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, इसलिए अब बनना बंद करो। वैसे इस वक्त तुम मुझे कोई ख्वाब लग रही हो। शानज़े ने उसके सीने पर मुक्का मारकर उसे खुद से दूर किया। कमीने इंसान, ज़्यादा डायलॉग्स मारने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा तुम मुझे लेने आ गए थे? ये तो मैं बाबा जान को ना नहीं कर पाई, वरना मैंने आना नहीं था। हारून हैरान हुआ। बाबा साहब इस्लामाबाद गए थे? हाँ, मगर तुम्हें तो तौफीक ना हुई। दिल का शिकवा दोबारा से ज़बान पे आ गया। मैं क्यों तुम्हें लेने आता, जबकि छोड़कर तुम मुझे गई थी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। तो किस मुंह से तुम्हें लेने आता? शानज़े का मुंह हैरत से खुल गया। तुम मुझे जाने ही ना देते ना? क्यों जाने दिया था? रोका क्यों नहीं? और ये कहा तुमने कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो अल्फाज जो तुमने दुबई से वापसी वाले दिन अपने और मेरे उस रिश्ते के लिए इस्तेमाल किए थे, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई थी? शानज़े की आंखों में जमा होने वाला पानी सूरज की पहली किरणों ने बहुत दिलकश बनाकर हारून को दिखाया था। बेख्तियार उसके और अपने दरमियान मौजूद फासला ख़त्म किया। शानज़े का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर गहराई से उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा दिल क्या कहता है शानज़े? मेरी उस बकवास में कोई सच्चाई थी? शानज़े ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैं उस वक्त बहुत शौक में और परेशान था, और अगर सारी सूरत हाल तुम्हें बताता तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल उधर ही बहुत वक्त ज़ाया हो जाता, जबकि मैं तुम्हें परेशान और रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो सब किया। उसने शानज़े के आंसू साफ कर दिए। शानज़े ने हारून के चेहरे को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ। अगर तुम बता देते तो इस कदर परेशानी में अकेला तो ना खड़े होते। हारून ने उसके माथे पर बोसा दिया। मैं बहुत डर गया था शानज़े, वो मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे। अगर खुदा न ख्वास्ता इब्राहिम या ज़री को कोई नुकसान पहुंचता तो मुझे नहीं इल्म मैं क्या कर देता। खैर, माफ़ तो उस बदबख्त को अब भी नहीं करूँगा। शानज़े ने उसके लबों पे उंगली रखी। उसको और उसकी फैमिली को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है हारून। हारून ने नफ़ी में सर हिलाकर तनबीह करती नज़रों से देखा। इस मौजू को छोड़ो और मुझे उस फैक्स के बारे में बताओ। मेरे अलावा सारी फैमिली को तो इल्म होगा, मुझे पहले क्यों ना बताया? यही फैक्स महीना पहले नहीं कर सकती थी? मैं सर के बल चलकर तुम्हें लेने आता। शानज़े ने तोलती हुई नज़रों से उसे देखा। तुम्हारे अलावा और किसी को इल्म नहीं है, और यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम मुझे वापस ले आते? हारून ने उसे दरमियान में टोक दिया। पागल हुई हो? तुम जानती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरी जो हालत रही है तुम्हें पता चल ही गया होगा। मैं तो न जाने कितनी दफ़ा ये सोच कर मरा हूँ कि मैं तुम्हें और इब्राहिम को खो चुका हूँ, इसलिए मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इशारे की ज़रूरत थी। वो लोग गोट को जाने वाली पगडंडी पे खड़े थे। हल्के हल्के अंधेरे को सूरज की ताज़ा किरणों ने अपनी आगोश में छुपाकर सारी धरती को चमकते नूर में नहला दिया। उन दोनों के वजूद भी वहम और गलत फहमी के दरमियान से निकलकर प्यार के उस नूर में नहा गए थे, जो दिल के नहा खानों में एक दूसरे के लिए मौजूद था। शानज़े ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा, हारून, अब घर चलें? बच्चे उठ गए होंगे। हारून ने एक दफ़ा फिर उसके माथे का बोसा लिया और इस्पात में सर हिलाता ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ने से कबल पैसेंजर सीट का दरवाज़ा शानज़े के लिए खोला। उसके बैठने के बाद घूमकर दूसरी तरफ से अपनी सीट पर बैठते हुए जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी, जिस पर शानज़े ने वजह पूछी। मैं सोच रहा हूँ कि सारी फैमिली को नाश्ते पे ये सरप्राइज़ मिलेगा, तो क्या तासुरात होंगे, ख़ासकर ज़री और इब्राहिम के। शानज़े घबराहट का शिकार हुई। क्या मतलब है, तुम अभी जाकर सबको बताने वाले हो कि हमारा बच्चा आ रहा है? हाँ भाई, मेरी सालगिरह का बेहतरीन तोहफा है। शानज़े ने सर पे हाथ मारा। देखो ज़रा, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी बातें कर ली और जो मेन बात थी वो की ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू माई हैंडसम हस्बैंड एंड आई लव यू। और अगर तुमने बच्चों को बेबी के बारे में बताया तो आई विल किल यू। हारून ने बेचारा सा मुँह बनाया। क्या यार, इतने शानदार अल्फाज में विश किया है, एक्सीडेंट करवाओगे क्या? शानज़े ने बुरी तरह घूरने के साथ साथ उसके बाजू पे मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इंसान की शक्ल अच्छी ना होना तो कम से कम बोल ही अच्छा दे। एक मनहूस लफ्ज़ बोलते हुए तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि कोई घड़ी कबूलियत की होती है? हारून ने हंसते हुए उसको साथ लगा लिया तो ज़िंदगी धीरे से मुस्कुरा दी।
तो यकीनन आप लोगों ने ये नावल एंजॉय किया होगा। बहुत ही अच्छी एंड थी और बहुत ही अच्छा नावल था और मुझे पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया, आप लोगों को सुनाते हुए बहुत मज़ा आया और यकीनन आप लोगों को सुनते हुए भी अच्छा लगा होगा। तो ये नावल अच्छा था इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। नीलम रियासत के सारे ही नावल्स अच्छे होते हैं और जो नीचे आप लोगों को लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिए और बुक्स फॉर एवर पर जाकर एक लव से मोहब्बत नावल आप लोग अभी सुन सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है और वो मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि वो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आप लोगों को 1 बाय 1 मैंने प्रोवाइड करना है। तो 4-5 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इतने कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो बस थोड़े ही दिन रह गए, आप लोगों को वो कंप्लीट नावल मिल जाएगा। तो आप लोग बस अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा एक और नीलम रियासत का मेरे पास नावल पड़ा हुआ है, वो भी बुक्स फॉर एवर पर ही पढ़ूँगी। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नावल स्टार्ट करेंगे, मुकम्मल नावल्स। कोई लॉन्ग नावल्स अब पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।